नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने अंग्रेजी शासन को हिला के रख दिया था। मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और बहुत छोटी उम्र से ही देश सेवा में लग गए थे। इनका आज़ादी में वो योगदान है जो भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य, आज़ादी के बाद इन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान इन्हें नहीं मिला। इन्होंने कहा था, आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी की, जिन्होंने आज़ादी के हर आंदोलन का नेतृत्व किया और क्रांतिकारियों के सबसे बड़े नेता थे। 23 जुलाई को उनकी जयंती है। आइए उनकी जीवनी और जीवन से जुड़े किस्से याद करके उनको नमन करें। मित्रों, मुख्यतः हम आज बात करने वाले हैं पंडित आज़ाद जी की जीवनी बलिदान की, जो उनके मित्र और साथी क्रांतिकारी नंद किशोर निगम जी ने लिखी है। आज हम उन किस्सों की बात करेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। इस जीवनी में वह बातें हैं जो स्वयं निगम जी ने देखी हैं या आज़ाद जी ने उनसे कही हैं। पहले एक किस्सा लेखक निगम जी का भी सुन लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि अंग्रेजों ने काशी में क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। तब आज़ाद जी ने निगम जी से कहा कि तुम कुछ समय के लिए बाहर चले जाओ। तो निगम जी अपनी बहन और एक और महिला के साथ कहीं बाहर जा रहे थे। तो रात का समय था, ट्रेन में इनका रिजर्वेशन नहीं था। ये गए, इन्हें बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। वहाँ एक सीट पर एक आदमी सोया हुआ था। उन्होंने पहले उस आदमी के पैर हिलाते हुए कहा कि भाई साहब, मेरे साथ महिलाएं हैं, बैठने की जगह नहीं मिल रही है, आप इनको बैठने की जगह दे दो। तो उस आदमी ने चादर हटाकर देखा और फिर दोबारा सो गया। फिर उन्होंने दोबारा उससे कहा तो वो आदमी गुस्से में तमतमा के उठा और उसने बैग से चाकू निकाल के निगम जी के पेट पर रख दिया। उसे मालूम नहीं था वो किससे पंगा ले रहा है। निगम जी ने अपने पीछे लगी हुई पिस्टल निकाली और उसके कनपट्टी पर लगा दी। फिर ना उस आदमी का मालूम लगा, ना उसके सामान का। ऐसे हैं इस जीवनी के लेखक नंद किशोर निगम जी। बाद में नंद किशोर निगम जी हिंदू कॉलेज में लेक्चरार भी रहे। चंद्रशेखर आज़ाद जी को कांग्रेस में शामिल होने का आमंत्रण भी मिला था, पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। अगर वो कांग्रेस से जुड़ जाते तो आज उनका बहुत सम्मान होता, पर उनका मानना था लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए उन्होंने हिंसा का मार्ग चुना। पंडित आज़ाद जी का जन्म अपने मध्य प्रदेश में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। मूलतः इनका परिवार उन्नाव का रहने वाला था, पर इनके पिताजी की पुलिस में नौकरी थी, इसलिए उनकी मध्य प्रदेश में पोस्टिंग थी। आज़ाद जी को बचपन में आम खाने का बहुत शौक था, तो वह आम तोड़ने के लिए बाग में जाया करते थे। बाग का माली बाकी बच्चों को तो मारता था, पर आज़ाद जी के पिता की नौकरी की वजह से वह इन्हें कुछ नहीं कहता था। जब यह बात उनके पिताजी को मालूम चली तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपने बेटे चंद्रशेखर से कहा कि माली से माफ़ी मांगो। चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत स्वाभिमानी थे। उन्होंने कहा, मैंने इतना कोई बड़ा गलत काम थोड़ी ना किया है जो इसके लिए मैं माफ़ी मांगूं। तो उनके पिताजी ने कहा कि जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक हम तुम्हें घर के अंदर नहीं आने देंगे, और उन्हें बाहर निकाल दिया। तो आज़ाद जी ने अपने पिताजी से कहा कि आपने मुझे बाहर निकाला है, आप आएंगे, मुझे प्यार से घर ले जाएंगे, तब ही माफ़ी मांगूंगा मैं। पिताजी ने इनकार कर दिया। चंद्रशेखर जी 3-4 घंटे बाहर ही इंतज़ार करते रहे, पिताजी नहीं आए। तब थोड़ी दूर रहने वाले अपने भाई के यहाँ गए, वहाँ भी इंतज़ार किया, पिताजी नहीं आए। तब इन्होंने सोच लिया पिताजी नहीं आ रहे हैं तो मैं भी नहीं जाऊँगा। छोड़ दिया घर, मात्र 13 साल की उम्र में। स्टेशन दूर था, पैदल गए, भूख भी लगी थी, पानी पीकर ही एक बोगी में बैठ गए और सो गए। सुबह उठे तो देखा गाड़ी एक भव्य शहर में पहुंच चुकी है। वहाँ स्टेशन पे कोई और भाषा लिखी हुई थी। तो उन्होंने बाहर एक होटल वाले से पूछा कि यह कौन सा शहर है। उसने बताया, बॉम्बे। तब उन्होंने उसी होटल वाले से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं मुफ्त में नहीं खाऊंगा, मैं काम करूंगा आपके यहाँ। तब होटल वाले ने कहा कि तुम बहुत छोटे हो, तुम क्या काम करोगे। तब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बहुत आग्रह किया तो वो होटल वाला मान गया। फिर आज़ाद जी उसी होटल में काम करने लगे। वहाँ पैसा तो नहीं मिलता था, पर खाने रहने को मिल जाता था। फिर इन्होंने और जगह भी काम किया, जहाँ बिल्डिंग वगैरह बनती थी वहाँ काम करते थे, जहाँ इन्हें 2 आने मिलते थे। इन पैसों को जोड़ जोड़ कर इन्होंने अपने लिए एक बढ़िया धोती कुर्ता खरीदा। कुछ साल ये बॉम्बे रहे, फिर बनारस चले गए। वहाँ काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे।
हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई की थी इन्होंने काशी विद्यापीठ से। उस समय ऐसा माना जाता था कि काशी विद्यापीठ से क्रांतिकारी ही निकलते हैं। आज़ाद जी को कसरत करने का बहुत शौक था। काफ़ी ताकतवर व्यक्ति थे, मन के अच्छे थे, बेवजह किसी को नहीं मारते थे। उस समय बनारस में एक गुंडे का खौफ था जो छेड़छाड़ करता था, वसूली करता था, दुकानदार से कोई कुछ कहता तो मारपीट करता था। एक बार आज़ाद जी सब्जी मंडी में थे, वहाँ वो गुंडा एक लड़की का पीछा करता हुआ पहुँचा। वह उस लड़की पर टिप्पणियाँ करने लगा। लड़की चुप थी। फिर वो लड़की का हाथ पकड़ लेता है। तब चंद्रशेखर आज़ाद जी चिल्लाते हुए जाते हैं और उस गुंडे को उठाकर बीच सड़क पर फेंक देते हैं और कहते हैं, अगली बार किसी के साथ ऐसा किया तो तेरा हाथ ही उखाड़ दूंगा। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे काशी में प्रसिद्ध हो गए। उस समय उनकी उम्र 17-18 साल थी। उस समय देश में महात्मा गांधी की लहर चल रही थी। देश में गांधी जी के आने से पहले कांग्रेस अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करती थी। गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस का स्वरूप ही बदल गया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ बनारस में चंद्रशेखर आज़ाद जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। पूरी तरह बहिष्कार करो अंग्रेजों का, तब ही हमें आज़ादी मिलेगी। तब चंद्रशेखर आज़ाद जी को गिरफ्तार किया गया और 15 लाठी मारने को कहा गया। एक बहुत ताकतवर व्यक्ति था जो लाठी मारने का काम करता था। वहाँ आज़ाद जी को लिटाया गया। उन्हें पहली लाठी मारी तो वे बोले वंदे मातरम, दूसरी लाठी मारी तो बोले भारत माता की जय, 8वीं लाठी में बोले महात्मा गांधी की जय। ऐसे ही 15 लाठियां सह गए। इसके बाद वह पुलिस वाला इतना प्रभावित हुआ, उन्हें अपने घर ले गया और उनकी पट्टी करवाई और हल्दी वाला दूध दिया और कहा, बेटा तुम बहुत आगे जाओगे। आज़ाद जी दिनों दिन लोकप्रिय होते जा रहे थे। उनका मूल नाम चंद्रशेखर तिवारी था। काशी विद्यापीठ से निकलने के बाद उन्होंने अपना नाम चंद्रशेखर आज़ाद रखा और बाद में इसी नाम से वे विख्यात हुए। उस समय आज़ाद जी के पास मौका था कि कांग्रेस से जुड़ जाएं। पूरे मध्य भारत, उत्तर भारत में ये सबसे बड़े नेता थे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस अहिंसा से अंग्रेज़ों को नहीं भगा पाएगी, हमें इन बहरों को धमाकों से अपनी बात सुनानी होगी। आज़ाद जी एक समूह बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जानी गई। समूह आंदोलन चलाने के लिए धन की ज़रूरत होती है। तब काकोरी कांड की योजना बनती है, जिसकी योजना राम प्रसाद बिस्मिल जी बनाते हैं, जिसमें अंग्रेज़ों के खजाने को लूटा जाएगा, किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, चैन खींचकर गाड़ी रोकी जाती है और खजाना लूट लेते हैं। फिर अंग्रेज पूरी तरह इनके समूह के पीछे पड़ जाते हैं। इनके समूह के लोगों पर झूठे केस लगाते हैं। बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खां जी को फांसी दी जाती है। सभी पकड़े जाते हैं, सिर्फ 2 बच जाते हैं, कुंदन लाल और चंद्रशेखर आज़ाद जी। इसके बाद इनका समूह टूट जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी पर भी 2000 रुपये का इनाम रखा जाता है। कुछ समय ये झांसी में साधु बनकर रहते हैं। यहाँ लोगों को रामायण और गीता का पाठ सिखाते हैं। फिर जब 1927 में साइमन कमीशन आता है, जिसमें भारतीयों के लिए काफ़ी दमनकारी बातें होती हैं, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा होता है। लाला लाजपत राय इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं, जिसमें लाठी चार्ज में लाला जी की हत्या हो जाती है। तब लाला जी की हत्या का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी और भगत सिंह जी एक योजना बनाते हैं, जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की जाती है। तब सभी जगह इन लोगों की खोज शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद ही अंग्रेज ऐसे कानून लाते हैं जिसमें क्रांतिकारियों को आतंकवादी बताकर पूरे देश में क्रांतिकारियों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। तब क्रांतिकारी अपनी बात देश की जनता तक पहुंचाने के लिए एक मंच खोज रहे होते हैं। तो वह एक बॉम्ब ब्लास्ट की योजना करते हैं, जिसमें किसी को नुकसान नहीं होगा और पुलिस इन्हें पकड़ेगी तो इनकी बात पूरे देश तक जाएगी। इसमें बटुकेश्वर दत्त जी और भगत सिंह जी जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी भगत सिंह जी को भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह उन्हें अपने सबसे महत्वपूर्ण साथी मानते थे। लेकिन भगत सिंह जी जाते हैं, गिरफ्तारी देते हैं और बाद में इन्हें सुखदेव और राजगुरु जी के साथ फांसी दे दी जाती है। इस ब्लास्ट के बाद फिर से क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हो जाती है। ये लोग जहां बॉम्ब बनाते हैं वहां पुलिस छापा मारती है, काफ़ी क्रांतिकारियों को पकड़ लेती है। कुछ अंग्रेज़ों के टॉर्चर के आगे टूट जाते हैं और बाकी लोगों की जानकारी दे देते हैं, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद जी की योजना विफल हो जाती है। उनकी योजना क्या थी?
वे देश के सभी क्रांतिकारियों को एक करके सभी शहरों पर कब्जा करने की सोच रहे होते हैं। इस दौरान आज़ाद जी कुछ समय ग्वालियर रहे और फिर कानपुर चले गए। इन जगहों पर घूम घूम के वे दोबारा समूह को बनाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। आर्थिक सहायता के लिए वे मोतीलाल नेहरू जी के पास गए, पर मोतीलाल नेहरू जी ने इनकी विचारधारा के कारण इनका सहयोग नहीं किया और इनको आर्थिक मदद नहीं दी। फिर जैसे तैसे उनका समूह तैयार हो जाता है। उसमें एक क्रांतिकारी यशपाल उस समय की अंग्रेजी लॉर्ड को मारने की योजना बनाता है। जिस डिब्बे में लॉर्ड होता है उसमें ब्लास्ट करने की योजना होती है, लेकिन ये योजना विफल हो जाती है और किसी और डिब्बे में ब्लास्ट हो जाता है। यशपाल तब आज़ाद जी के पास जाता है तो आज़ाद जी उस पर नाराज़ होते हैं। तब यशपाल भावुक हो जाता है और हाथ जोड़कर आज़ाद जी से माफ़ी मांगता है। तब आज़ाद जी उसे गले लगा लेते हैं। बाद में इसी यशपाल के कारण इनका समूह टूट जाता है। ये आगे जानेंगे। इस ट्रेन ब्लास्ट के बाद गांधी जी अपने अखबार यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखते हैं कि ये युवा भटक गए हैं, गलत काम कर रहे हैं। आज़ाद जी जब ये पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि उस समय कांग्रेसियों को जेल होती थी तो उन्हें अच्छे से रखा जाता था, सभी सुविधाएं दी जाती थीं। वहीं क्रांतिकारियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। देश के 16, 17, 24, 25 साल के युवा, कुछ गरीब कुछ मध्यम वर्गीय, अपना सब कुछ छोड़कर देश के लिए जान दे रहे थे। वहीं गांधी जी का यह कहना बहुत मनोबल तोड़ने वाला था। आज़ाद जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि गांधी जी को हर कोई मानता था, हर कोई सुनता था। गांधी जी की बातों के कारण लोगों को क्रांतिकारियों की मंशा पर संदेह हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद जी का मानना था कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। हालांकि ये बात और है कि भगत सिंह जी खुद बचना नहीं चाहते थे। आज़ाद जी चाहते थे कि भगत सिंह जी को फांसी ना हो, तो वह उन्हें जेल से भगाने के लिए योजना बनाते हैं। एक घर किराए पर लेते हैं, वहाँ बम बनाते हैं। योजना थी कि भगत सिंह जी की जेल के सेल के बाहर ब्लास्ट करना है और उन्हें छुड़ाकर कार में लेकर भागना है। तो यह काम भगवती चरण वोहरा जी को दिया गया, पर बदकिस्मती से वहाँ बम की पिन पहले ही गिर जाती है और बम वोहरा जी के हाथ में ही फट जाता है, जिससे उनका आधा शरीर जल जाता है। अंत समय में वे अपने साथियों से कहते हैं कि पंडित जी से कहना मैं उनका काम नहीं कर पाया, मुझे इसका दुख है। जब यह बात आज़ाद जी को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वोहरा जी उनके बेहद करीबी थे, लेकिन इसके बाद भी आज़ाद जी ने हिम्मत नहीं हारी। भगत सिंह जी को छुड़ाने की दूसरी योजना बनाई, पर वह भी सफल नहीं हो पाई। जिस घर में बम रखे हुए थे वह घर में ही बम फट गए। आसपास के लोग आ गए, मकान मालिक आ गया। तब आज़ाद जी ने मकान मालिक को धमकाया। वह डर गया और किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके बाद क्रांतिकारियों ने अपना ठिकाना बदल लिया। आज़ाद जी महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे, पर उनसे दूर ही रहते थे। उनका मानना था समूह में किसी महिला के आ जाने से समूह टूट सकता है, और बाद में वैसा ही हुआ। जो यशपाल थे उन्हें एक महिला से प्रेम हो गया। संगठन का पैसा उस पर खर्च कर दिया करते थे। संगठन पर वैसे भी पैसों की कमी रहा करती थी। जब आज़ाद जी को ये बात पता चली तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। तो आज़ाद जी ने सोचा यशपाल को मारना पड़ेगा। यह काम उन्होंने वीरभद्र जी और कैलाशपति जी को दिया, जिन्होंने यशपाल को नहीं मारा, उसे उस लड़की के साथ भगा दिया। इससे चंद्रशेखर आज़ाद जी इन दोनों से भी नाराज़ हो गए। वहीं से समूह में फूट पड़ने लगी। 1930 तक समूह कमज़ोर हो गया था। कुछ समय बाद आज़ाद जी ने यशपाल को माफ़ कर दिया था और समूह को उठाने की दोबारा कोशिशें करने लगे। कई मीटिंग्स की, पैसों के लिए एक बैंक भी लूटना पड़ा। फिर वो एक मीटिंग के लिए ही इलाहाबाद आए हुए थे। 27 फरवरी 1931 को वे अल्फ्रेड पार्क में यशपाल सुखदेव राज के साथ टहल रहे थे। तभी वहाँ से वीरभद्र साइकिल से जा रहे थे। यशपाल ने बताया, देखो वीरभद्र जा रहा है। तब आज़ाद जी ने कहा, शायद इसकी मौत आई है, पर हुआ कुछ और। वीरभद्र जाकर पुलिस को बता देता है कि आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में हैं। पुलिस वहाँ भारी बल के साथ आ गई। जैसे ही आज़ाद जी को पता चला कि पुलिस आ गई है, तब उन्होंने यशपाल और सुखदेव को भगा दिया और खुद लड़ते रहे। जब आखिरी गोली बची
तो उन्हें अपना आज़ाद रहने का प्रण याद आया। वो आखिरी गोली उन्होंने खुद को मारी और वीर गति को प्राप्त हुए। फिर पुलिस ने उनके मृत शरीर पर 40-50 गोलियां मारी और कहा, हमने आज़ाद को मारा है। पर जब पता चला कि उनके सर में जो गोली थी वह उन्हीं की पिस्टल से थी, तब सबको पता चला कि वो आज़ाद था और आज़ाद ही रहा। और ऐसे एक भारत माता के सपूत को वीर गति प्राप्त हुई। ऐसे देशभक्त और मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी को हमारा नमन है। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। मिलता हूं जल्द ही एक ऐसे ही देशभक्ति के वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।